हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने मोड्स ऑफ रेप्लिकेशंस को कवर किया था। एंड उसमें तीन इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ रेप्लिकेशंस, विच वन इज कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशंस के बारे में देखा था। इन 1953 डीएनए की डिस्कवरी हो गई थी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता चल गया था बाय वॉटसन एंड क्रिक ने। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होता है। उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बाय मीजल्स एंड सथाल्स एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मीजल्स एंड सथाल्स एक्सपेरिमेंट में मीजल्स एंड सथाल ने किया क्या था, कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसके बारे में हम लोग चलो देखते हैं। ये है उसका डायग्रामेटिक फ्लो, जिसमें इन 1958 मीजल्स एंड सथाल ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एंड उसमें उन्होंने सोचा कि हम लोग एक पैरेंटल डीएनए को टैग करते हैं। एंड एक बार जब पैरेंटल डीएनए को टैग करेंगे वो कैसे पेरेंट से डॉटर में या डॉटर सेल में कैसे वो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है वो मोड हमें पता चल जाएगा। हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कंजर्वेटिव मोड है, सेमी कंजर्वेटिव है और डिस्पर्सिव मोड है, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कि कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये पता करने के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया ई कोलाई एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म एंड उस ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया ऑन N15 मीडिया। N15 मीडिया पे क्या किया, उन्होंने ग्रो किया। आफ्टर ग्रोथ उन्होंने क्या किया, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। मीन्स उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जैसे सीजियम क्लोराइड का करते हैं। तो सिमिलरली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। उसका रिजल्ट क्या आया कि बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का जो N15 है वो हैवियर होता है, वो रेडियो आइसोटोप नहीं होता बल्कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की वजह से वो हैवियर होता है। इस हैवी की वजह से क्या हो गया, जब उसका डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ जो बैंड ऑब्जर्व हुआ वो हैवी होने की वजह से नीचे ऑब्जर्व हुआ। पहला स्टेप क्या हो गया कि उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया इन N15 मीडिया में एंड देन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिससे उन्हें बॉटम में एक बैंड ऑब्जर्व हुआ। ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या किया, बाद में जो ये N15 ग्रोन ई कोलाई था इसको उन्होंने ग्रो किया इन N14 मीडिया में। किसमें किया उन्होंने, N14 मीडिया में। जब उन्होंने N14 मीडिया में ग्रो किया एंड फिर उसको सेम प्रोसीजर से आफ्टर ग्रोथ उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैंड है, जो बैंड मिल रहा है वो एज कंपेयर टू पिछले जैसा हमें पिछले टाइम में जब बॉटम में मिला था, इस टाइम वो थोड़ा सा मिडल में मिल रहा था। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एट द फर्स्ट टाइम जब हमने डीएनए को मीन्स ई कोलाई को N15 मीडिया में ग्रो किया था तो सारे के सारे डीएनए कौन से थे, N15 थे। इसलिए जो बैंड मिला था वो बॉटम में मिला था। लेकिन जब हमने नाइट्रोजन सोर्स को चेंज कर दिया ना, हमने कौन सा सोर्स ले लिया, N14 ले लिया। जब हमने N14 सोर्स लिया तो हमें जो बैंड ऑब्जर्व हो रहा है वो N14 N15 का मिक्सचर बन रहा है एंड जिसकी वजह से जो बैंड मिल रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर मिडल में मिल रहा है। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, आइदर सेमी कंजर्वेटिव होता है या फिर डिस्पर्सिव मोड होता है। बिकॉज अगर वो कंजर्वेटिव टाइप का होता तो हमें दो बैंड मिलता, एक बैंड मिलता N14 का जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड बैंड होता एंड सेकेंड मिलता N15 का। बिकॉज हमने देखा था कि कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक पेरेंट्स के पास N15 जो पेरेंट का वही आता है एंड एक के पास न्यू आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का मिक्सचर आ रहा है। इससे तो ये चीज कंफर्म हो गया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है आइदर डिस्पर्सिव और आइदर सेमी कंजर्वेटिव। इस चीज को ध्यान में रख लिया। एक चीज को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे हैं दो, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन।
सो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने जो इकोलाई जो मिक्सचर था, जो यहाँ पर हमें जो बैंड मिला, जो इकोलाई ग्रोथ मिला, इसको उन्होंने फिर से N14 में ग्रो किया, फिर से उन्होंने N14 में ग्रो किया। एंड जब N14 में ग्रो किया तो उन्हें दो बैंड ऑब्जर्व हुए। कौन कौन से? एक ऐसा बैंड ऑब्जर्व हुआ पहले जैसा N15 का, N15 N14 का कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा कौन सा मिला? N14 का केवल बैंड मिला। सो इससे क्या हो गया कि ये डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, मीन्स हाइब्रिड तो नहीं होगा। एक ऐसा डीएनए होगा जिसके पास में वन पैरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड होगा, एंड एक ऐसा है जिसके पास दोनों न्यू है, मीन्स डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। सो इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स से जो डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो यहाँ से इस तरह से इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था एंड प्रूव किया था कि जो ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। नाउ आते हैं कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या हुई एंड प्रेडिक्शंस क्या थी। अगर देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया हुआ है, अगर कंजर्वेटिव कब होगा? जब फर्स्ट एप्लीकेशन में एक बैंड मिलेगा हमें N14 का एंड N15 का दूसरा बैंड मिलेगा। सो अगर ऐसा होता तो हम बोलते कि ये जो मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव है। लेकिन यहाँ पर मिला था क्या? यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन में ओनली एक सिंगल बैंड मिला था। इससे प्रूफ हो जाता है कि ये तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। सेकंड आते हैं, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि N15 एंड N14 का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, हमें जब फर्स्ट एप्लीकेशन किया था तो हमें कैसा मिला था? N15 एंड N14 का कॉम्बिनेशन मिला था। एंड यहाँ पर भी डिस्पर्सिव में भी फर्स्ट एप्लीकेशन में N15 एंड N14 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास अभी दो ऑप्शंस हैं, आइदर सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा। लेकिन जब हमने इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश लाने के लिए जो सेकेंड रेप्लिकेशन किया, सो ऑब्जर्वेशन, अभी तो कंजर्वेटिव को छोड़ दो, सो सेमी कंजर्वेटिव में दो बैंड मिलते हैं, एक N14 का एंड एक N15 N14 का कॉम्बिनेशन का, जबकि डिस्पर्सिव में केवल एक ही बैंड मिलता। सो हमें एक्चुअल में क्या मिला? हमें दो बैंड मिला। सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो होता है बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड मैं ट्राई करूंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज को लेकर आऊं, जिससे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर सकें। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।